हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग लुसेंट सब्जेक्टिव का रसायन विज्ञान पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ये मास्टर वीडियो होने वाला है। इसके अंतर्गत जो है रसायन सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, इसी के आधार पे जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग सही से कर पाते हैं। बिना सब्जेक्टिव का नॉलेज रहते हुए जो है हम ऑब्जेक्टिव सही से न कर पाते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि पहले जो है सब्जेक्टिव अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इसे आप जो है ऑडियो मोड में रख करके भी सुन सकते हैं, या वीडियो को ऑन करके भी रख करके केवल सुनने से भी जो है दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। यानी केमिया का अर्थ क्या है? काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। अब देखेंगे पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पदार्थ किसे कहते हैं ये जानेंगे। हम लोग जो है नीचे क्लास में पढ़े भी हैं पदार्थ क्या होता है, नहीं भी पढ़े तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ यानी मैटर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल, हवा, बालू। यानी कोई भी वस्तु जिसमें कुछ वजन होता हो, जो कुछ जगह घेरती हो और जो अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हुई है। ये 5 तत्व है क्षितिज मतलब आकाश, जल, पावक, गगन एवं समीर। यानी प्राचीन समय में जो यूनानी और भारतीय लोग जो थे, उनका मानना था कि कोई भी पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें पंच तत्वों के नाम से जाना जाता है। ये 5 तत्व है क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। भारत के एक महान ऋषि कणाद थे, जिन्होंने कहा था कि सारे पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। उन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु। यानी परमाणु शब्द को सर्वप्रथम ऋषि कणाद ने ही दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। भौतिक, 2 आधार पर बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया है, जबकि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो है पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया है। फिर शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। यानी तत्व और यौगिक जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं। और मिश्रण को फिर 2 भाग में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। फिर आगे जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यौगिक को भी जो है फिर 2 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक शुद्ध पदार्थ है और यौगिक को फिर 2 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बोनिक और नॉन कार्बोनिक। और तत्व को 2 भाग में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। ये हो गया पदार्थ का वर्गीकरण। यानी पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 तरह के होते हैं,
ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही हम बोलते हैं यौगिक, अशुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। फिर अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है, और मिश्रण को दो भाग में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। यौगिक जो शुद्ध पदार्थ है उसको कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया है, और तत्व ये भी शुद्ध पदार्थ होता है, इसको धातु और अधातु में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धातु क्या होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसा लोहा, छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन में बदलाव नहीं हो सकता है, इसलिए इनको सॉलिड कहा जाता है, यानी ठोस पदार्थ कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग द्रव। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव्य कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि। यानी आकार अनिश्चित होने का मतलब जो है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। लिक्विड को जो है जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है। पानी को अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, मग में रखेंगे तो मग के आकार का हो जाएगा। किसी भी जो है द्रव को हम जिस भी बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन उसके अंदर जो द्रव रहेगी उसकी मात्रा में अंतर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है द्रव्य का जो है आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। आगे हम लोग देखेंगे अब गैस की बारी आती है। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे हवा और ऑक्सीजन। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका न ही आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। यानी गैस को एक सिस्टर्न से, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखने पे उसके आयतन में भी कमी आती है। आकार तो बदलता ही बदलता है, उसके आयतन में भी कमी आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही उसका आयतन निश्चित होता है। नोट में हम लोग देखेंगे, नोट पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों का कोई भी पृष्ठ नहीं होता है और इसका विसरण यानी फैलाव बहुत तेज़ी से होता है और इसको आसानी से दबाया भी जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी है। जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। यानी कुछ ऐसे बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थ के ताप एवं दाब में परिवर्तन करके हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु कुछ अपवाद भी है। जैसे लकड़ी, पत्थर, इनके ताप और दाब में परिवर्तन करके इनके अवस्था को नहीं परिवर्तित किया जा सकता, ये हमेशा ठोस ही अवस्था में रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। जल द्रव, गैस और ठोस तीनों अवस्था में रह सकता है। बर्फ रहेगा तो ठोस अवस्था कहलाएगा, अगर पानी है तो द्रव अवस्था, अगर वही भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप में साम्य होता है: ठोस, द्रव, गैस। यानी वह पदार्थ कौन सा है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो जल है। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट सारा पॉइंट है। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में बदल जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
नियम ये है कि किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो पहले वो द्रव अवस्था में आएगा, उसके बाद वो और गर्म करने पे गैस में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं और जिनको गर्म करने पे वो डायरेक्ट ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? आयोडीन, कपूर आदि। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। इनको गर्म करने पे ये सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन एक प्रोसेस है जिसमें जब ठोस को गर्म किया जाता है तो द्रव अवस्था में आए बिना गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ऐसे तो हम लोग जानते थे पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज हमने जाना पदार्थ की चौथी अवस्था भी है जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, और चौथी अवस्था के अलावा जो पांचवी अवस्था है जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। शॉर्ट में इसको BEC भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तत्व यानी एलिमेंट। तत्व क्या है? वो शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक के रूप में। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पदार्थ से बना होता है। यानी जब ये एक ही पदार्थ से बना हुआ है तो इसमें से जो है किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से इनको अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के बनाया जा सकता है। शॉर्ट में ये समझेंगे, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिनको और अधिक पदार्थों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जैसे सोना, यानी सोना का हर एक पार्टिकल जो है सोना के प्रॉपर्टी को रखता है। चांदी का हर एक पार्टिकल जो है चांदी के प्रॉपर्टी को रखता है। ऑक्सीजन, ये सारे तत्वों के उदाहरण हैं। अब आते हैं यौगिक की बात करते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से रासायनिक यौगिक बनता है। रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल की बात करते हैं, जैसे H2O, तो हाइड्रोजन का जो है 2 भाग मिला हुआ है और ऑक्सीजन का 1 भाग। यानी जल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग लेना निश्चित है, यानी निश्चित अनुपात दिख रहा है और इसलिए यह यौगिक कहलाएगा। और यौगिक का जो गुण होता है उसके अवयव से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। यानी H2O जो है जल हो गया। जल का जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के प्रॉपर्टी से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को क्या करता है? बुझा देता है। जैसे जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो यौगिक जल बना हुआ है वो आग को क्या करता है? बुझाता है। बिल्कुल जो है प्रॉपर्टी अलग है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा एक नज़र यहाँ पे डालेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उसका प्रतिशत, यानी पृथ्वी भूपटल पर कौन सा तत्व कितना परसेंटेज अमाउंट में है।
जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है 46.6% है भूपटल पे, सिलिकॉन है 27.72%, एल्यूमिनियम है 8.13%, लोहा है 5%। आगे हम लोग देखते हैं, कैल्शियम जो है भूपटल पे 3.6% है, सोडियम है 2.8%, 83%, पोटेशियम है 2.59%, मैग्नीशियम है 2.09%, टिटेनियम है 0.44%, हाइड्रोजन है 0.14%, कुल मिलाकर 99.14% है। ये प्रथम 10 तत्व है। तो इससे हमने यह समझा कि भूपटल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। वैसे ही ये सब घटते क्रम में है। तो इसमें हमने देखा तो इन 10 तत्वों में भूपटल पर सबसे कम अमाउंट में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, यानी मिश्रण। तो यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, और मिश्रण वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त किया जा सकता है। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बना हो, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिला देंगे, कोई निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, उससे जो बनेगा उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। और मिक्सचर के जो अवयव हैं उनको सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग किया भी जा सकता है। जैसे हवा हो गया, तो हवा जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें जो है धूल कण है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसेस है। तो इन सभी गैसेस को जो है हम अलग कर भी सकते हैं। तो मिश्रण भी जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों एवं यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बना होता है। अब हम पढ़े हुए हैं कि मिश्रण जो है मुख्य रूप से 2 भाग के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो हम लोग समांग मिश्रण को अब यहाँ पे देखेंगे। समांग मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण में अवयव जो है निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, और अवयव के गुण धर्म जो है सारे अवयव के गुण धर्म जो है सारे पार्टिकल्स के गुण धर्म जो है एक समान होते हैं, यानी पूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं। जैसे चीनी को पानी में मिला देंगे तो चीनी पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, और पानी का एक एक बूंद जो है एक एक बूंद में जो है सेम टेस्ट रहता है। वैसे ही जो है नमक को जब जल में मिला देते हैं तो नमक का जलीय विलयन बन जाता है। तो नमक के भी जो है एक एक बूंद में जो है सेम जो है टेस्ट आता है। यानी जब जो है अवयव एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, मिल जाए, और मिल जाने के बाद उसके प्रत्येक जो है पार्टिकल जो है सेम प्रॉपर्टी को दिखाने लगे, तो उनको हम समांग मिश्रण कहते हैं। अब आते हैं विषमांग मिश्रण में। विषमांग यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अनिश्चित अनुपात में, यानी निश्चित अनुपात में मिल गया तो समांग मिश्रण, और अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद और कुहासा। तो बारूद के जो है अगर एक चिटकी बारूद लेंगे, 3-4 चिटकी अलग अलग बारूद को रखेंगे, तो अलग अलग चिटकी बारूद में जो है अवयवों की मात्रा जो है अलग अलग होगी, सेम अमाउंट नहीं रहेगा। यानी किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में पोटेशियम कम, किसी में पोटेशियम ज़्यादा, किसी में सोरा कम, किसी में सोरा ज़्यादा हो सकता है। तो अनिश्चित अनुपात में जो अवयव मिल जाते हैं तो विषमांग मिश्रण बन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ। बहुत सारी विधियाँ होती है जिनसे हम
मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। पहला है रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन नहीं हो। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन की को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है ये विधि उस मिश्रण के लिए अपनाई जाती है जिसमें जो है देखेंगे यहाँ पे जिसमें जो है मुख्य रूप से जो है अकार्बनिक ठोस पदार्थ मिले हुए हो। अकार्बनिक ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे किसी सॉल्वेंट में मिला करके गर्म करेंगे तो गर्म इस विधि से अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो क्रिस्टल यानी रावा के रूप में पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण का आसवन विधि से पृथक किया जाता है। यानी ये जब दो द्रव्य आपस में मिल जाए तो उनको हम किस विधि से जो है अलग करेंगे, तो उसके लिए विधि है डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड में जब ये दो द्रव जब मिक्स होंगे तो दोनों द्रवों का क्या होगा, क्वथनांक अलग अलग होगा। किसी का क्वथनांक जो है का टेम्परेचर हाई होगा, किसी का क्वथनांक का टेम्परेचर जो है लो पे होगा। अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। जैसे जो है इसको हम क्या करेंगे, जैसे दो द्रव्य मिल गए हुए हैं, जैसे मान के चलते हैं कोई दो द्रव्य जैसे पानी हो गया और कोई एक दो द्रव्य हो गया जिनका क्वथनांक अलग है। हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर जिसका क्वथनांक कम होगा वो कम ही टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा, वो वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। तो वाष्प बन करके वो ऊपर उड़ेगा, उसको हम ऊपर जो है एक क्या रखेंगे, कंडेंसर रखेंगे और वो पानी जब गर्म करके उस कंडेंसर से टकराएगा तो कंडेंसर में फिर वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। यानी जिसका क्वथनांक कम होगा वो ऊपर जा कर के कंडेंसर में जो है वो लिक्विड के रूप में जमा हो जाएगा और जिसका क्वथनांक ज़्यादा है वो पहले के बर्तन में ही बचा रह जाएगा। तो इस तरह जो है हम दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव को जो है आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद है ऊर्ध्वपातन विधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस मिश्रण को अलग करते हैं जिनमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा नहीं। यानी जब दो ठोस आपस में मिल गए हों, उन दोनों ठोस में एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो और एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ न हो, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कपूर, नेपथिलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। कपूर, नेपथिलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन ये सब जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये अगर किसी दूसरे के साथ मिल गए हों तो इनको उस मिश्रण से अलग करने के लिए जो है ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करेंगे। गर्म करने पे ये डायरेक्ट जो है वाष्प बन करके उड़ जाएंगे, फिर इनको जो है लिक्विड के रूप में जमा किया जा सकता है। उसके बाद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यानी आंशिक आसवन विधि। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। जिसके क्वथनांकों में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो आसवन विधि हो गया, और जिसके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर हो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है। जैसे खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर से जो खनिज निकाले जाते हैं
उन खनिज तेलों से जो है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोयला, इन सब को अलग किया जाता है। तो किस विधि द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा। इसको याद रखोगे। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी है, वर्ण लेखन यानी रंगों को कैसे अलग किया जाता है। दो या दो से अधिक जो है अलग अलग तरह के जो है कलर जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो फिर उन कलर को अलग करने के लिए क्या विधि होती है? तो यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा ये किसी अधिशोधक पदार्थ में भिन्न भिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार के पृथक कर लिए जाते हैं। जैसे अलग अलग रंग का जो है ना अवशोषण क्षमता अलग अलग होता है और किसी खास दूरी तक ही वो जो है मतलब कि अवशोषित हो पाते हैं। जैसे एक चीज़ देखते हैं। जैसे जब दो कलर मिल जाते हो आपस में, तो जैसे एक बूंद क्या लेंगे हम? स्याही लेंगे। उसको जो है एक पेपर पर जो है ऐसे पेपर का जो है बना लेंगे, ऐसे पेपर का एक लेंगे और इस पर एक बूंद जो है यहाँ पे जो है एक ड्रॉप डाल लेंगे जो है कलर का। और उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है थोड़ा पानी के लेयर में जो है थोड़ा सा भिगाएंगे। ये कलर वाले पार्ट को नहीं, नीचे वाले पार्ट को जो है पानी में थोड़ा भिगाएंगे। तो पानी में भीगने के कारण जो ये कलर फैलने लगेगा। तो जिसका जो है विसरण क्षमता जो है ज़्यादा होगा, जिसका फैलने की क्षमता ज़्यादा होगी वो दूर तक फैलेगा और जिसके फैलने की क्षमता कम होगी वो नज़दीक तक ही फैल जाएगा। इस तरह जो है अलग अलग लेंथ में जो है अलग अलग कलर जो है क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। तो फिर उनको जो है काट काट करके फिर जो है उसको पानी में घुला करके हम कलर को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह की विधियां हैं। यानी सामान्य रूप से हम ये समझेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि दो या दो से अधिक कलर को जो है अलग करने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे? तो क्रोमेटोग्राफी, यानी कलर से रिलेटेड जो मेथड होगा वो क्रोमेटोग्राफी होगा। याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हमें बनाने होंगे, तो बस उसी तरीके से हमें जो है इन्हें समझना है। नेक्स्ट है भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। कार्बनिक यानी कार्बन वाला जो जल में अघुलनशील होता है। इस विधि से वैसे कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील, जो घुलते नहीं हो परंतु भाप के साथ वाष्पशील है। जल में तो घुलते नहीं हो लेकिन भाप के साथ जो है वाष्प बन करके उड़ जाते हो। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक ताप पर अपघटित होते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल। ये जिन पदार्थों के साथ मिले हुए होते हैं उन पदार्थों से, उन मिक्सचर से इनको अलग करने के लिए जो है भाप आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट्स। तो हम जानते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे द्रवनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ होता है। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हो तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक कहलाता है, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है गर्म करने पर कोई पदार्थ जो है द्रव की अवस्था में आना शुरू कर देता हो तो उस ताप को हम द्रवनांक बोलेंगे। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट है हिमांक किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव जो है ठोस की अवस्था में बदल जाता है उस न्यूनतम ताप को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सामान्यतः द्रव का द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का जो है द्रवनांक और हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में द्रव का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो है मिश्रण में अशुद्धि है,
मिश्रण में अशुद्धि है, अशुद्धि वाले मिश्रणों का जो है द्रवणांक और हिमांक दोनों कम हो जाता है, यानी कम ही ताप पर जो है जम जाते हैं और कम ही ताप पर जो है द्रव की अवस्था में आ जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रवणांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। यानी ये मोम, तांबा ये ऐसे पदार्थ है जिनको गलाने पर इनका आयतन यानी जगह ज़्यादा छींक लेते हैं। तो वैसे पदार्थ का द्रवणांक ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है या दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है, जिनको गलाने पर जो आयतन बढ़ जाता है, यानी मोमबत्ती, मोम हो गया, तांबा हो गया, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पर दाब बढ़ाने पर इनका द्रवणांक बढ़ जाता है। उसके बाद है उन पदार्थों के द्रव्यमान दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने से घट जाता है। बर्फ, ढलवा लोहा, ये ऐसे पदार्थ है, बर्फ और ढलवा लोहा इस तरह के ऐसे पदार्थ हैं जिनको गलाने पर इनका आयतन जो है घट जाता है। जब इनका आयतन घट जाता है तो इनके ऊपर जो है दाब बढ़ाने से इनका द्रव्यमांक भी क्या होता है, घट जाता है। इन्हें आप केवल सुन लोगे तो याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार इसे सुनते रहोगे तो याद हो जाएगा। इसको देखने की उतनी आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी देख भी सकते हो, केवल सुनोगे तो याद हो जाएगा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। तो जमने पर क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। कोई चीज़ जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे बोतल में जो है पानी को भर के रखेंगे और ठंडी के दिन में जब वो जम जाएगा तो बोतल क्या होता है, फट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जगह ज़्यादा छेकने लगता है। तो जगह की कमी जब बोतल में होती है तो बोतल फट जाता है, यही कारण है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि ये ऐसे पदार्थ हैं, ये ऐसे जो है तत्व हैं जो गलने पर सिकुड़ जाते हैं, यानी जब सिकुड़ेंगे तो इसके आयतन में कमी आएगी। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में पलवन करने लगते हैं। यानी जब ये गल जाएंगे तो ये अपने ही द्रव में क्या लगते हैं, ये तैरने लगते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में तैरता है। यानी बर्फ जब पिघलता है तो पिघलेगा तो ये पानी बनेगा, बर्फ जब पिघलेगा तो द्रव अवस्था में आएगा, तो अपने ही द्रव अवस्था में ये क्या करने लगता है, तैरने लगता है। यानी इसी गुण के कारण जो है बर्फ जो है पानी के ऊपर क्या करने लगता है, तैरने लगता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं। यानी सांचे में हम उसी पदार्थ को ढाल सकते हैं जो जमने के बाद, जो ठोस बनने के बाद उनके आयतन बढ़ता है, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेंगे। जमने पर जब आयतन उसका बढ़ेगा तभी ना सांचा का एकदम कोना कोना जो है जकड़ लेगा और एकदम शेप अच्छा जो है उसका आकार आएगा। और जो जमने पर सिकुड़ जाएंगे, जिनका आयतन घट जाएगा, वो सांचे का आकार पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो है सांचे में हम उन्हीं पदार्थ को ढाल पाते हैं जो ठोस बनने के बाद जो है उनके आयतन में बढ़ोतरी होती हो। चलिए, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन बढ़ते हैं।
चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है। चांदी और सोने की कोई भी मुद्राएं ढाली नहीं जा सकती है, केवल मुहर यानी स्टैंप लगा करके बनाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिश्र धातुओं का द्रवणांक यानी MP मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है। मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है हिमकारी मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ़ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ़ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग लिया जाता है। यानी घर पर अगर आइसक्रीम बनाना है तो नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वेपराइजेशन इम्पोर्टेंट है। वाष्पीकरण, द्रव से वाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर द्रव वाष्प बनना शुरू कर देता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण 2 तरह का होता है, एक वाष्पन और एक होता है क्वथनन, इवेपोरेशन और बॉयलिंग। वाष्पीकरण 2 तरह का होता है, एक वाष्पन और दूसरा क्वथनन। ये दोनों जो है वाष्पीकरण के ही भाग हैं। अब देखेंगे हम वाष्पन को समझेंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यानी किसी पदार्थ का मान लो क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और वो जो है 90 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है वाष्प में परिवर्तित होना शुरू कर दिया, तो 90 डिग्री सेल्सियस जो है उस पदार्थ का वाष्पन कहलाता है। उस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। यानी वह वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने जो है क्वथनांक बिंदु से कम ही ताप पर जो है वाष्पीकृत होना शुरू कर दे, इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप पे भी जो है निर्भर करता है। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। यानी इसलिए जो है गर्मियों के दिनों में जो है भीगे हुए कपड़े जो है जल्दी से सूख जाते हैं। ताप बढ़ने से वाष्पन क्या होगा, बढ़ेगा। द्रव के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पन का दर जो है उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जब कपड़े को हम फैला कर रखते हैं तो वो जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाने से जो है वाष्पन का दर बढ़ जाता है। द्रव के पृष्ठ पर निर्भर करता है। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। यानी हवाएं जब चलेगी तो वाष्पन की प्रक्रिया भी जो है बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में जब हवाएं चलती है तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि हवाएं बढ़ने से जो है वाष्पन का दर बढ़ जाता है। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ाया जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटेगी। यानी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब बढ़ाने से वाष्पन की दर घटती है। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था में से वाष्प की अवस्था में
परिणत हो जाए वो नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यानी वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जो है द्रव की अवस्था से जो है वाष्प की अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव जो है वाष्प की अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, इम्पोर्टेंट है। दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परमाणु संरचना। एटम को समझेंगे हम लोग। परमाणु तत्वों का वह छोटा सा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम कण है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन जो है स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता है। वो कभी भी जो है अणु की अवस्था में ही रहेगा या यौगिक की अवस्था में ही रहेगा। परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, यानी परमाणु इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल होते हैं, ना उस पर प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है। जब वो अभिक्रिया करते हैं तब जाकर के वो जो है निगेटिव पॉजिटिव होते हैं। ऐसे जो है विद्युत जो है हमेशा वो न्यूट्रल रहते हैं। अणु क्या होता है? तत्व या यौगिक का वो छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। याद रखिएगा। परमाणु भार क्या है इसे समझेंगे। एटॉमिक वेट किसी तत्व का परमाणु भाग वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। यानी परमाणु भार किसी तत्व का वह भार है, किसी तत्व का परमाणु भार यह बताता है कि कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग से उसका वजन जो है कितना गुना ज़्यादा है, या हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1.008 भाग, उससे उस तत्व के जो है किसी एक परमाणु का भार कितना गुना ज़्यादा है। अणुभार क्या होता है? मोलेक्यूलर वेट किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। यानी किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो हमें यह बताता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। ये सिंपल सा चीज़ है। यानी किसी भी तत्व का परमाणु संख्या का परमाणु भाग का कंपैरिजन जो है कार्बन 12 के 1/12 भाग से किया जाता है। बस यही याद रखना है। मोल कंसेप्ट क्या है? एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी है जितना शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप्स के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। यानी कार्बन के 12 ग्राम में परमाणुओं की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की जितनी संख्या होगी उतना ही किसी भी तत्व के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो है 1 करोड़ जो है परमाणु संख्या है, तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो है उतना ही 1 करोड़ परमाणु ही होंगे। यही मतलब है। मोल इकाई का मान, तो मोल इकाई का मान जो है कांस्टेंट होता है। मोल इकाई का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। ये याद रखना है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में, कार्बन का 12 ग्राम या एक मोल में जो है परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। 6.022 × 10⁻23 को एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है जो हमें बताता है किसी भी तत्व के एक मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है।
इन्हें हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी प्रारंभिक समय में जो है जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसको और सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी उनके अनुसार जो है परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते जो है अनेकों साइंटिस्टों ने यह प्रूव कर दिया कि परमाणु जो है अविभाज्य कण नहीं है, इन्हें भी जो है विभाजित किया जा सकता है। यानी परमाणु को मुख्य रूप से 3 मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मूल कण प्रतीक आवेश, मूल कण है, इसमें प्रतीक दिया है, ये द्रव्यमान है और ये द्रव्यमान है, एटॉमिक मास यूनिट, और इसके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पे जो है ये निगेटिव आवेश होता है यानी ऋणात्मक आवेश होता है, इसको -1 से दिखाया जाता है। इसका प्रतीक होता है -1 E H0, -1 E ऐसे 0, और आवेश को दिखाना है तो -1 से दिखाया जाता है। इसका द्रव्यमान देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखिएगा ग्राम में दिया हुआ है 9.1095 × 10⁻⁻28 ग्राम, यानी बहुत इसका कम द्रव्यमान होता है, नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर। और ऐसे AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान है 0.000548 और ये इसके खोजकर्ता का नाम है जे थॉमसन। यानी मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको +1 से दिखाया जाता है, और इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज जो है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल चार्ज होता है। इसका प्रतीक जो है 0N1 है, और इसको 0 से जो है इसके आवेश को 0 से दिखाया जाता है, और इसका खोज जो है चैडविक ने किया था। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन यानी अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन चैडविक 1932। नोट में यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग विधि से। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया, मिलिकन ने किया था तेल बूंद विधि का प्रयोग करके। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। पॉजिट्रॉन जो एक और जो है कण है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा एक और कण है जिसकी खोज जो है एंडरसन ने की थी, जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया। बोसॉन का नाम कौन से भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बसु। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉन की खोज पॉली ने की थी। न्यूट्रॉन जिसका जो द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण है, इसकी खोज 1930 ईस्वी में किसने की थी, तो पॉली ने की थी। अब आते हैं रदरफोर्ड का क्या योगदान है।
तो नाभिकीय मॉडल यानी रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल को पढ़ना है। यानी परमाणु को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग मॉडल दिया। उन्हीं में से एक है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। इसको देखेंगे। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अर्नेस्ट मॉडर्सन, यानी हेंस गीगर और अर्नेस्ट मॉडर्सन, ये दोनों जो है रदरफोर्ड के जो है विद्यार्थी थे, ने सोने की बहुत ही पतली पल्ली पर अल्फा कोणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने जो है सोने की एक बहुत पतली परत लिया और बहुत पतली परत पर जो है अल्फा कणों का उन्होंने बौछार किया। अल्फा कण जो है धनावेश होता है, अल्फा कणों पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। प्रस्तुत कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अपने मॉडल में उन्होंने क्या क्या बताया, यहाँ पे हम समझेंगे। उन्होंने बताया परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। उन्होंने बताया कि परमाणु जो है पूर्ण रूप से क्या है? धनावेश है, जबकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि परमाणु जो है धनावेशित होता है और उसका अधिकांश द्रव्यमान जो है उसके केंद्र में स्थित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान जिस अति सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित होता है, उस सूक्ष्म केंद्रित क्षेत्र को उन्होंने नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु त्रिज्या लगभग 10 का पावर 10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 का पावर -15 मीटर होती है। यानी रदरफोर्ड के अनुसार जो है परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु की तुलना में जो है उसका साइज जो है 9 के बराबर होता है। परमाणु की त्रिज्या का 10 का पावर 10 मीटर है, तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो है 10 का पावर 15 मीटर थी, जबकि जो कि बहुत कम है। आगे हम लोग देखेंगे। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे ये एक मिनट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे ये नाभिक हो गया और ये नाभिक के चारों ओर का जो ये ऑर्बिट हो गया, इसी ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर नहीं रहता है, नाभिक के बाहर चारों ओर जो है कक्षाओं में वो घूमता है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन जो एक गतिशील कण है, जो नाभिक के चारों ओर जो है अपनी कक्षा में जो है निश्चित कक्षा में जो है चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। यानी नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक बल से अपनी ओर खींच करके रखा रहता है, जिसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इस कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन न ही जो है नाभिक में आके गिरता है और न ही जो इस ऑर्बिट से दूर भाग पाता है। रदरफोर्ड ने जो है अपने मॉडल में तो बहुत सारी बातें बताई, लेकिन बाद में जो है इनके मॉडल में बहुत सारे जो है डिफेक्टेड आने लगे। जैसे रदरफोर्ड मॉडल का दोष क्या है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी गतिशील कण जो है एनर्जी जो है रेडिएट करती है। तो एनर्जी जब रेडिएट करेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि उस कण के अंदर की सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो फिर से नाभिक के अंदर गिर जाएगा। इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। यानी रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के अस्थायित्व के बारे में जो एक्सप्लेन नहीं किया। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इसे यह पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। वही बताया, इसकी ऊर्जा के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक।
या परमाणु क्रमांक, यहाँ से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अभी जो है बहुत रात हो चुकी है, चूँकि जो है हम जो है वीडियो जो है रात में बना रहे हैं, काफ़ी रात हो गई है, इसलिए जो है आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग परमाणु क्रमांक से समझेंगे। थैंक यू।